सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है चीन को ललकार। दरअसल यह विषय पे चर्चा तो हमें कल ही करनी थी, लेकिन कांग्रेस के घटित घटनाक्रम के चलते यह विषय एक दिन विलंब से हमारे साथ चर्चा में शामिल हुआ। चर्चा में शामिल होने की वजह यह है कि चीन की भारत की सीमा पर तमाम गतिविधियों को लेकर पिछले 3 महीने से तनाव की स्थितियां हैं। भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की घुसपैठ से इंकार किया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चीन भारत की सीमा के अंदर दाखिल होकर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि घुसपैठ हुई नहीं के दावे के बावजूद सरकार लगातार चीन के साथ संपर्क में है। सैनिक स्तर पर लगातार बातचीत का सिलसिला जारी भी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जब देश मानो भूल भी चुका है कि सीमा पर कुछ चल रहा है, इसके बीच में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने कल एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत के अंतर्गत कोई नतीजा निकल नहीं रहा है और अगर बातचीत की भाषा वह नहीं समझता है तो हमारे लिए सैन्य विकल्प खुला हुआ है। देश के सैन्य प्रमुख के द्वारा दिया गया यह बयान अपने आप में बड़ा गंभीर परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है जिसमें सेना इस नतीजे पर पहुंच गई है कि उसे अब तैयार रहने की जरूरत है। अगर बातचीत से बात नहीं बन रही है तो ऐसे में कभी भी सैनिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ सकती है और विपिन रावत ने यह हौसला देने की कोशिश देश को की है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। सैन्य प्रमुख की बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए और देश की सरकार की खामोशी को किस नजरिए से देखा जाए, इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं और वहीं सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि के तौर पर और विपक्ष की भूमिका के तौर पर प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। हम उनके साथ विस्तार से बात करेंगे, चीन के मसले को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार किस रास्ते पर है और सेना किस तैयारी में है। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा जो आज का विचार सूत्र है वो अमेरिका के महान राष्ट्रपति रहे जॉर्ज एफ कैनेडी का दिया हुआ है। जॉन एफ कैनेडी ने यह कहा था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हम शांति को केवल युद्ध के लिए तैयार रहकर सुरक्षित कर सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने जो यह बात कही थी, अगर हम विगत 50 साल के पूरे दुनिया के घटनाक्रम पर दृष्टिपात करते हैं तो यह आकलन कर सकते हैं कि वह कितने सटीक थे। अगर आप में दमखम है, अगर आप में अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य है तो पड़ोसी आपके साथ सद्व्यवहार में रहते हैं। और वहीं अगर किसी क्षण पड़ोसी को यह महसूस होता है कि आप असुरक्षित हैं, आप अपने आप को बेपरवाह किए हुए हैं, तो उसकी परिणति कभी भी हमले के तौर पर देखने को सामने आ सकती है। और जो कुछ पहले डोकलाम में हुआ और अब गलवान घाटी के संदर्भ में हो रहा है, उसे जॉन एफ कैनेडी की चेतावनी को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत हमें बताता है। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और चर्चा की शुरुआत मैं जनरल वत्स के साथ करना चाहता हूं और वत्स साहब से समझना चाहता हूं कि लगातार भारत सरकार और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, भारत की सीमा पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, भारत की सीमा में कोई चीनी सैनिक दाखिल नहीं हुआ है। चीन को लेकर उन्होंने कोई बात आज तक कही नहीं। इसके बीच में हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने यह बयान दिया है। कुछ रोशनी डालेंगे जनरल साहब आप, क्योंकि आप सैन्य अधिकारी भी रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के नुमाइंदे भी हैं। थोड़ा देश को संबोधित करेंगे आप इस मसले पर कि वस्तु स्थिति क्या है, किस रूप में लें हम सैन्य प्रमुख के बयान को और किस रूप में लें सरकार की खामोशी को। इस बारे में पहले भी आपसे बातचीत हुई है जी 2 दफा जी, कि जहां तक चाइना से बॉर्डर का सवाल है, उनके घुसपैठ का सवाल है, फैक्चुअल पोजीशन ये है जी कि जो हम सीमा मानते हैं वो उनको मंजूर नहीं है जी, और जो वो मानते हैं वो हमें मंजूर नहीं है, चाहे जॉनसन लाइन हो जी चाहे मैकमोहन लाइन हो जी। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो क्लेम करते हैं कि इंडिया ने हमारा पूरे का पूरा अरुणाचल दबाया हुआ है जी और हम क्लेम करते हैं कि उन्होंने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लद्दाख में एरिया दबाया हुआ है जी, जिसमें 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा और साथ में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने जो उनको दे दिया जी
ऑक्युपाइड लद्दाख का एरिया। तो ये डिफरेंट परसेप्शंस हैं, बट स्टिल एक पेट्रोलिंग एरिया दोनों तरफ से मंजूर था और उस पेट्रोलिंग एरिया में पेट्रोलिंग होता था। जी वो 3-4 जगह आके पेट्रोलिंग एरिया में बैठ के जो पहले चले जाते थे, और उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट जी 14-15 पे काफी तनाजा भी हुआ जी और उसमें गलवान का वाक़ा भी हुआ, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जी बाबू शहीद हुए जी और हमारे 20 सैनिक भी शहीद हुए जी। और उन्होंने मरते मरते भी दुश्मन के 43 सैनिकों को मारा। जी ये इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है कि कम से कम उनके 35 तो जरूर मरे। जी अब ऐसे हालात में आप कह रहे हैं कि भाई सीडीएस ने ललकारा है, जी वो पहले आप क्लैरिफाई कर चुके हैं कि एक बड़ी छड़ी हाथ में लेके अगर आप डेलिब्रेशंस करते हैं तो वो इफेक्टिव होती है। जी सेना चीफ यानी सीडीएस का ये कहना कि हम जंग के लिए तैयार हैं, उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी है जी और कहां तैयार हैं, किस तरह से हम जंग करेंगे, दैट विल बी आवर प्रोरोगेटिव। जी मगर अभी तो बातचीत का सिलसिला जारी है। जी वो आर्मी टू आर्मी लेवल पे बातचीत है, जी कई दौर हुए बातचीत के। जी उसके बाद बातचीत उससे ऊपर लेवल एनएसए लेवल पे भी एक दफा हुई है। जी उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्ट्रीज लेवल पे बातचीत होगी और फिर हाईएस्ट लेवल पे भी हो सकती है। जी तो बातचीत का सिलसिला इज नॉट टाइम बाउंड एंड दिस कंप्लीट अफेयर जी इज ए पार्ट ऑफ द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जी जिसमें साउथ चाइना सी का मामला भी है, जी सी पैक का मामला भी है, देन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मामला भी है और कोरोना का मामला भी है। जी यानी कोरोना काल में संसार की इकोनॉमीज में रिसेशन, चाइना में अनरेस्ट, जी अमेरिकन चाइना ट्रेड वार, जी और उस ट्रेड वार में अमेरिका की एट प्रेजेंट पहले जी। तो गलती हुई कि वो चाइना को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया वहां इन्वेस्टमेंट करके, जी मगर चाइना का असली रूप जब उनको समझ में आया, हमने तो 62 में ही देख लिया था चाइना का असली रूप। जी उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता संसार को समझ में आने लगा है जी कि उधर साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, ताइवान जी और बाकी इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, जी ये सारी कंट्रीज साउथ चाइना सी से अफेक्टेड हैं, चाइना की दादागिरी से अफेक्टेड हैं और चाइना की विकास से विस्तार जो पॉलिसी है जी कि जो सी पैक में, यानी श्रीलंका को तो समझ में आ गया कि उनका हम्बन टोटा पोर्ट जो था जी वो किस तरह से उनके लिए ट्रैप शामिल हुआ, साबित हुआ। अभी पाकिस्तान में सी पैक पूरा नहीं हुआ है, बट ये आवाज उठनी शुरू हो गई है। मैं माफी चाहूंगा वत्स साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये सारी बात अब आप बोल रहे हैं, पर पिछले 6 सालों से देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार इस चाइना के संदर्भ में लाल कालीन बिछाए हमें दिखाई देती थी। हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश करते थे कि उनके कितने गहरे संबंध जिनपिंग के साथ बन चुके हैं। उनके साथ कभी वो अहमदाबाद में साबरमती के किनारे चहलकदमी करते दिखते थे, कभी तमिलनाडु के अंतर्गत महाबलीपुरम में झूला झूलाते हुए दिखते थे, और अचानक बताया जा रहा है कि चीन को पहले हमने जो है आर्थिक रूप से समृद्ध कर दिया अमेरिका ने, और फिर वो विस्तार की दिशा में जा रहा है। गलती कहां थी? पहले थी, अब भूल समझ में आ गई है, या पहले भी गलत नहीं थे अभी भी गलत नहीं है? देखो, जहां तक गलती का सवाल है, वो तो जिस दिन पंचशील साइन हुआ और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग गया जी उसी दिन गलती हो गई थी। जी 49 तक तो हमारी चाइना से बाउंड्रीज ही नहीं मिलती थी, जी मगर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से तिब्बत प्लेट पे रख के दे दिया गया। जी उसी तरह से कश्मीर का भी एक हिस्से पे कब्जा रहने दिया गया। जी गलतियां तो वहां से शुरू हुई, तो उस गलती को आगे बढ़ाया वर्तमान सरकार ने। अनुभव से आदमी सीखता है। चाइना के संदर्भ में जनरल साहब आप इतनी ईमानदारी से कह रहे हैं कि गलती तो वहां पर हो गई, पर पिछले 6 साल से सरकार ने किया क्या? पिछले 6 साल से उसी चीन के साथ कितनी निकटता के संबंध बन सकते हैं, इसमें पूरी सरकार लगी हुई रही। तो क्या माना जाए गलती से सबक नहीं लिया था सरकार ने?
देखो, चाइना से हमारा अब भी व्यापार है। जी और मैंने कहा कि ये कोरोना अफेक्टेड जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में है। जी और अभी भी मैं कहता हूं कि ये ट्रेड वार है बेसिकली। इफ यू थिंक दैट 3 न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, जी आर कमिंग टू open war or full scale war, which it was made very clear in last talk also जी कि वो पॉसिबल नहीं है और किसी के हक में भी नहीं है। वो मगर पॉसिबल at the नहीं है, ये जनरल साहब का कहना है। मैं फिर आऊंगा जनरल साहब आपके पास में, लेकिन मेरे साथ उजला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने जनरल रावत के बयान के आधार पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा भारत मां की भूमि पर जबरन कब्जा करने के बारे में लाल आंख को लेकर मोदी सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है, पर आर्मी चीफ ने यह साफ शब्दों में कह ही दिया। क्या अब 56 इंच बताएंगे कि पंगोंग की चोटियों से चीन का कब्जा कब और कैसे छुड़वाएंगे? जानना चाहता हूं गुरजीत सिंह जी, कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों हो जाती है कोई भी एक बयान आता है? जनरल विपिन रावत ने बयान क्या दिया? विपिन रावत साहब ने यह कहा कि बातचीत चल रही है, सैन्य विकल्प आखिरी विकल्प के तौर पर है। सैन्य स्तर पर बातचीत या राजनीतिक स्तर पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो सैन्य विकल्प भी तैयार है। कांग्रेस इसमें इतनी उत्साहित क्यों हुई? थोड़ा रोशनी डालेंगे साहब? जी हाँ, द्विवेदी जी नमस्कार पहले सबको। जी और आपने जो चिंता जताई है कि कांग्रेस क्यों चिंता में है, जी क्योंकि कांग्रेस ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी है, जिसकी जिम्मेदारी है देश में प्रधानमंत्री हो चाहे केंद्र की सरकार कोई भी गलती करेगी तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो नीतियां हैं उनको लोगों के सामने लेके आना, चाहे वो बयान के जरिए हो चाहे ट्वीट के जरिए। सो वो सुरजेवाला जी ने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बाखूबी कांग्रेस निभाएगी। जी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अब स्थिति पैदा हुई है जंग की, अब कहने लगे हैं कि सैन्य विकल्प अभी बाकी है। जी शायद डोकलाम जब हुआ था जी उस समय जो समझ जाते, उस समय बात को, उसकी भावना को चाइना की समझते, जी तो शायद ये दिन दोबारा हमारे 20 जवान शहीद ना होते। जी क्योंकि उस समय भी इन्होंने छिपाने की कोशिश की, जी उसका रीजन था जी क्योंकि इनके जिनके साथ इनको इनके बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं, अडानी हाउस है, उनका बहुत सरमाया चाइना में लगा हुआ है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनके समझौते हैं। जी जब 16 जून को भी 2017 को डोकलाम में आते हैं और 73 डे 73 दिन वो वहां फौज बैठी रहती है, उसी में ही 20 जून को इनकी एक प्राइवेट कंपनी है चाइना की, ईस्ट ओप कंपनी, जिसके साथ $300 बिलियन का अडानी ग्रुप का समझौता होता है मंद्रा इकोनॉमिक जोन में। जी उसके बाद पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेट है जिसका समझौता होता है अडानी के साथ। बहुत बड़ा एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, BIM, जी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसका चाहे वो फाइनल नहीं हुआ लेकिन उनका समझौता हुआ है। जी और उसके बाद ये डोकलाम के बाद जिस तरीके से चाइना को से पेश आना चाहिए था, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की फेरी है चाइना के साथ, 5 बार वो चाइना गए हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर और 4 बार बतौर मुख्यमंत्री गए हैं। जी वो समझ नहीं आ रही, कोई देश समझ नहीं पा रहा कि एक तरफ तो चाइना हमारी जमीन हड़प रहा है और पहली बात है ये मानने को तैयार नहीं कि चाइना ने जमीन पे कब्जा कर रखा है जी, और उसके बाद समझौते पे समझौते रहे। फार्मास्यूटिकल कंपनी सेक्टर को बोलते हैं डोकलाम के बाद कि इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसका व्यापार भी बढ़ जाता है, 818 करोड़ से बढ़कर 1149 करोड़ का हो जाता है। व्यापार $16 बिलियन से बढ़कर $68 बिलियन का हो जाता है। हमने नारा दिया था मेक इन इंडिया जी, और सरदार भाई पटेल की जो बड़ा स्टैचू है वो चाइना से बनवा कर इन्होंने लगाया है 3500 करोड़ का। जी
ये देश को पता नहीं चल रहा कि मोदी साहब चाइना से किस तरह पेश आना चाहते हैं। 56 इंच का सीना, हम जो भी सरकार फैसला लेगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है चाइना के मुद्दे पे, लेकिन देश को दो मुख दिख रहे हैं, इनके दो फेस हैं जी। एक तो व्यापार चल रहा है जी, और वो भी उनका चल रहा है जो इनके बहुत बड़े सहयोगी हैं इनकी पार्टी के जी। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाहे हमारे जवान शहीद हुए हैं, कहीं उनकी शहीदियों के ऊपर कहीं उनकी प्रायोरिटी तो ज्यादा नहीं है अडानी ग्रुप की, कि उनका जो पैसे $1 बिलियन लगा हुआ है, क्या उसकी जो वहां उनकी इन्वेस्टमेंट चाइना में भी है। तो औजला साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि आर्थिक हित कहीं ज्यादा मायने तो नहीं रख रहे हैं सरकार के लिए, इसलिए मामले की सच्चाई देश के सामने लाने से सरकार बच रही है। बहरहाल मेरे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे वस्तु स्थिति के संदर्भ में सबसे पहला मेरा सवाल है। कुलकर्णी साहब, सरकार के स्तर पर यह कभी नहीं माना गया कि चीन ने भारत की सीमा को अतिक्रमित कर लिया है नए सिरे से। एक डॉक्यूमेंट रक्षा विभाग का जो आया था वेबसाइट पे, वो भी डिलीट हो गया। जमीन से चीनीज तो नहीं डिलीट हुए, पर डॉक्यूमेंट डिलीट हुआ। और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ये वक्तव्य है, 6 दौर की बातचीत चीन के साथ में हमारे सैन्य स्तर पर हो चुकी है। इतनी सारी कवायद के बीच में बतौर सैन्य अधिकारी क्या आप देश को बताने की स्थिति में कि क्या वाकई हमारी जो जमीन है उस पर चीन ने कब्जा नहीं कर रखा है? क्या जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था, जहां पर हमारे सैनिक आ जा सकते थे, अब वो आ जा नहीं पा रहे हैं? क्या इस सच्चाई को नकारा जा सकता है? और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो अभिव्यक्ति है, क्या एक फ्रस्ट्रेशन की है या एक रणनीतिक तौर पर दबाव बनाने की है? हिमांशु जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोगों को अगर हिस्टोरिकली देखें, जो चीन ये जो देश है 1949 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी माओ से तुंग के द्वारा ये लिबरेट हुआ, और ये जो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बना। हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से जो ब्रिटिश इंडिया ने हमको सौंपा, वो हिंदुस्तान आज हमारा है। इसमें सिर्फ 2 भाग हुए, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। जो उन्होंने दिया वो हमने स्वीकारा। अब इसको देखते हुए चीन ने 1950 में तिब्बत को लिया, उसके बाद सिंकियांग को 49 में लिया, उसके बाद तिब्बत को लिया। यानी कि 1950 के बाद जो हमारा पड़ोसी था तिब्बत, अब तिब्बत न रह करके अब हमारा पड़ोसी बन गया चीन। चीन का मानना है कि जो भी ट्रीटीज पहले थी, हम हिंदुस्तान का मानना है जो भी पहले ट्रीटीज ब्रिटिश की थी और हमारे साथ जो जिनकी ट्रीटी थी, उनके ऊपर हम लोग अमल करेंगे। हमने उसको स्वीकारा है और हम उसके साथ चलेंगे। चीन का मानना था कि नहीं, आप हमारे साथ ट्रीटीज कीजिएगा और हमारे साथ कीजिएगा। तो इस जो भी मामला रहा, अब चीन ने 14 देशों के साथ, जिनके साथ उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट था, 12 देशों के साथ उन्होंने अपना सुलझा लिया। 2 ही देश हैं जिनके साथ वो सुलझा नहीं पाए, एक है हिंदुस्तान और दूसरा है भूटान। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए जब 62 की लड़ाई हुई और जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से अक्साई चिन उनके पास है, काफी कुछ हिंदुस्तान का भाग जो चीन के पास है, वो आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो दोनों देशों के बीच में हम कह सके कि ये एलएसी है या ये बॉर्डर है या जो इस नाम से भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अभी परसेप्शन के ऊपर है, जो चीन मानता है, जो हिंदुस्तान मानता है। उस चीज को लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब 1962 की लड़ाई हुई और उसके बाद जब पहली बार राजीव गांधी उधर गए और उसके बाद जो समझौता हुआ, फर्स्ट ट्रीटी 1993 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ। वो जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, उसके तहत जो भी किसी तरीके से ट्रांसग्रेशन, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ट्रांसग्रेशन, जब भी जो उनका परसेप्शन है एलएसी का, जो हमारा परसेप्शन है एलएसी का, उसके बीच में
कोई भी वाद विवाद ना हो, दोनों देशों के बीच में कोई इस तरह की घटना ना घटे, दोनों देशों के बीच में जवानों के बीच में गोली ना चले, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट किया, जिस तहत जब भी दोनों देशों के ट्रुप्स आसपास आते हैं तो चंद एक एग्रीमेंट, चंद एक अपने एसओपीस हैं, ड्रिल्स हैं, बैनर ड्रिल्स हैं, उस मुताबिक दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। और ये सालों से चलता आ रहा है, चाहे 93 का एग्रीमेंट है, उसका अमेंड किया गया 96 में, 2013 में, 11, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट अलोंग द एलएसी जो परसेप्शन है। जैसे वट साहब बता रहे थे कि जो पेट्रोलिंग है, हम पेट्रोलिंग करते हैं, अब पेट्रोलिंग की कहां करते हैं, जो हमारा इलाका है, हम तकरीबन, मैं हिंदुस्तान तकरीबन एलएसी के साथ साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एलएसी के साथ साथ नहीं है, वो 1962 के बाद जहां आए थे वो पीछे चले गए, तकरीबन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जैसे भी है, वो अपने जिन्होंने जहां पे उन्होंने अपना इलाका ठीक समझा वहां से वो पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं अपने परसेप्शन एरिया में। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब ये बातचीत चल रही है, हर साल ये होता है, वो आते हैं, हम जाते हैं, कोई लाइन तो है नहीं, कोई ऐसे कोई स्थिति, सबको कोई बुर्जी बना दी, कोई कुछ कर दिया, कोई थोड़ा सा इलाका है, तो ये सब परसेप्शन पे चल। अब फैक्चुअल में अभी आता हूं गलवान। सबसे पहले गलवान के बारे में बताने की, अब गलवान क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल पॉइंट बोल रहे हैं, पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट, यानी कि हिंदुस्तान से जब हम पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, हम भी अपनी स्थिति जो भी जगह हमने नियुक्त किया है, जिसको हम पेट्रोल पॉइंट 14 बोल रहे हैं, वो हम वहां तक जाते हैं, वो भी उधर आते हैं। अब जरूरी नहीं कि दोनों तरफ के पेट्रोल एक ही वक्त एक ही समय में आएंगे, नहीं, अलग अलग वक्त में। उनको क्या मालूम हम कब पेट्रोलिंग करेंगे, हमें नहीं मालूम वो कब पेट्रोलिंग करेंगे, बल हमको मालूम है हमने अब इलाका पहाड़ी है, कई बार मौसम खराब होता है, कई बार पेट्रोलिंग में तरह तरह के लड़के अफसर होते हैं, सबको जगह नहीं मालूम होती है, तो ट्रांसग्रेशन यानी कि थोड़ा सा उधर चले गए, कोई इधर आ गया, अगर उनके दिखे तो वापस आ गए, नहीं तो इस तरह का ट्रांसग्रेशन चलता रहता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो निपटता है। इसीलिए ये एग्रीमेंट है जिससे दोनों देशों के बीच में गोली ना चले। अब ये चलता रहा, अब पेंगांगसो का इलाका आते हैं, अब पेंगांगसो यहाँ पे इतना हम लोग बातचीत करते हैं, अब हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, वो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे, यानी कि वो भी फिंगर 4 तक आते थे और हम भी फिंगर 8 तक जाते थे, और ये सालों से चलता है, कोई ये नहीं कि आज आया कल है, जब से दोनों देश है और जिस तरह से के अनबन है, जैसे भी तनाव है, वो होता रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच के पार्टी इस तरह करते रहे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, मुक्का मार के धक्कम धुक्का, एक दूसरे को पीछे हटाना कि आप अपने इलाके में जाओ, ये चल। 5 मई के बाद जो हरकत हुई है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में तनाव है, जो ट्रांसग्रेशन हुआ है, तो वो ट्रांसग्रेशन से वो पीछे नहीं हटे हैं, वो ट्रांसग्रेशन इंट्रूशन में ना बदली हो जाए, इसके लिए ये बातचीत शुरू है। अब ये बातचीत से क्या होगा, हम कहीं पे जैसे गलवान में हुआ या कहीं 1 2 4 5 फ्रिक्शन पॉइंट से 2 फ्रिक्शन पॉइंट में वो मान गए कि वो पीछे चले गए, बाकी फ्रिक्शन पॉइंट जैसे पेंगांगसू हुआ, डेप्सांग हुआ, अपना हॉट स्प्रिंग हुआ, वहां से वो पीछे नहीं हटे, कहीं कहीं पे नफरी जरूर कम हुई और पीछे नहीं हटे। अब इसको दूसरे तरीके से लेना, अब जब सीडीएस कुछ कहते हैं, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, उन्होंने इसी बात को समझाने की कोशिश की कि ट्रांसग्रेशन क्या है, उसको इंट्रूशन में ना बदली हो, बातचीत हो रही है, मिलिट्री कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस हो रहे हैं। इस माहौल में अगर चीन मानता है और पीछे हटने की वो कहता है, उसके कथनी और करनी में अंतर है, इस बात का सबको मालूम है। वो जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है, जो डिसएंगेजमेंट कहता है वो थिनिंग आउट करता है, वो डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है। जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगा डीएस्केलेशन नहीं होगा, जब तक डीएस्केलेशन नहीं होगा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगा, तो सब कुछ रिलेटेड है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब विकल्प जो है, विकल्प की जब बात की उन्होंने, जो विकल्प है हर देश के पास विकल्प होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने इकोनॉमिक सैंक्शंस चल रहे हैं, हमारे मिलिट्री लेवल टॉक्स हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे हैं, हम सारे विकल्पों को इस्तेमाल करेंगे। मीनवाइल जिस तरीके से चीन का जमावड़ा शुरू है अपने अपने इलाके में, हम थ्रू आउट, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर हो, मिडिल सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर हो, सब जगह उसका जो जमावड़ा चल रहा है, हम लोगों ने भी अपनी तैयारी कर रखी है और हम लोगों ने वी शुड नॉट गेट सरप्राइज कि क्या हुआ।
उस संदर्भ में उन्होंने कहा हम लोग भी तैयार हैं। ये हम नहीं लोग भी किसी ने तैयार समझना है कि चाहिए कुलकर्णी हम साहब तैयार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ सीमा पर है उसे बहुत विस्तार से हमें बताया है कि हम वस्तुतः किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन जो बयान दिया है देश के रक्षा प्रमुख ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, तो शेरू थपलियाल साहब से मैं ये समझना चाहता हूं कि कह देना तो बहुत आसान है कि हमारे सैन्य विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन जानने की बात यह है थपलियाल साहब कि क्या वाकई हमारे अंदर इतनी क्षमता है? चीन की सेना के संदर्भ में जो विवरण नेट के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध होते हैं वो भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर कागजों पर तो दिखाई देता है कि अगर हमारे पास में 13 लाख 14 लाख सैनिक है तो उनके पास में 21-22 लाख सैनिक हैं। हमारे पास अगर आंकड़े की अगर बात करते हैं तो चीन की सेना भारत के मुकाबले ज्यादा संसाधनों से युक्त दिखाई देती है, चाहे वो मशीनों के संदर्भ में हो चाहे व्यक्तियों के संदर्भ में। पर वस्तुतः अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि सैन्य विकल्प खुला है तो किस बुनियाद पर कहा है? आप सैन्य अधिकारी रहे, उन इलाकों में तैनात भी रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को भरोसा दे सकते हैं कि आखिर किस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम सैन्य विकल्प खोल लें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वत्स साहब बैठे हैं, उनका तो आकलन ये है कि इन तीनों देशों के बीच में संभव ही नहीं है, क्योंकि परमाणु शक्ति हो चुके हैं, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके बीच में आपसे टिप्पणी चाहिए थपलियाल साहब। देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है जी कि जनरल रावत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो मिलिट्री ऑप्शन है जी वो हम ध्यान में रख रहे हैं। जी और ऐसा स्टेटमेंट बगैर गवर्नमेंट अप्रूवल के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ नहीं दे सकते हैं। जी इसका मतलब ये बोलने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल उनके पास है। जी दूसरी चीज ये है कि आपने बताया कि चाइना के पास इतने जहाज हैं, इतने वो हैं, इतने फलाने हैं, लेकिन वो तो ओवरऑल है। जी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जितनी उनकी फौज है जी एक्साई चिन में और नीचे, और हमारी फौज जो है वो तकरीबन बराबर है। जी तीसरी चीज ये है कि चाइनीज ने एक 1959 में क्लेम लाइन बनाई थी जी और अभी वो उसी क्लेम लाइन को एक नया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाना चाहते हैं। जी देखिए, अक्साई चिन तो उन्होंने कब्जा कर लिया 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। जी देक्सांग प्लेन्स में आ गए, गलवान आ गए, हॉट स्प्रिंग आ गए, पेंगोंगसो आ गए। अब वो उनका एम ये है कि भारत इसको नया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान ले, जी जो हम मानने को तैयार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जी हमारा एम ये होना चाहिए कि हमने आज तक 70 साल में ये नहीं बोला कि भाई अक्साई चिन तो हमारा एरिया है, आप वहां से निकलो। जी किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई है, किसी ने नहीं बोला। जी लेकिन ये बोलना जरूरी है जी और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि 1962 की लड़ाई के बाद में नथुला और चोला में एक्शन हुआ था, जी है ना। जी उस वक्त हमने चाइनीज के वहां पे दांत खट्टे कर दिए थे जी और 1967 से लेके अभी तक इसीलिए बॉर्डर पे गोली नहीं चली। जी तो अगर हम उस टाइम में भी घबरा जाते तो और आगे बढ़ के आ जाता, हो सकता है वो नाथुला चोला को कैप्चर कर लेता। जी इसलिए जो बॉटम लाइन ये है कि डरना नहीं है। जी ये कहना कि साहब वो न्यूक्लियर आर्म्ड है, हम भी न्यूक्लियर आर्म्ड है, जी लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिटरेंस के लिए होता है, जी न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए नहीं होता है। जी वो तो पहले अमेरिका ने जब जापान पे 2 न्यूक्लियर अटैक कर दिए थे, वो बात खत्म हो गई है। जी अभी ये वेपन ऑफ डिटरेंस है। जी और अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई शुरू हो भी जाती है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई न्यूक्लियर, हर एक दोनों साइड का एम ये होगा कि इसको उसी इलाके में कन्फाइन रखा है या जो मिलिट्री एक्शन हो रहा है। जी अरे थपलियाल साहब, मेरा एक आपसे जानने का विषय है कि चीन नए सिरे से एलएसी बनाना चाह रहा है भारत के हिस्से को और अतिक्रमित करते हुए। भारत को क्या संकोच रहता है, भारत की सेना को क्या संकोच रहता है कि आप पॉलिटिकल रूप से वो समर्थन सेना को नहीं मिलता है कि हम अपने क्षेत्र का विस्तार कर पाते? दोनों में अंतर है, क्योंकि आप चीन के संदर्भ में ये महसूस कर रहे हैं, आप तो उन इलाकों में तैनात भी रहे हैं
कि चीन की कोशिश है नए सिरे से कुछ और जमीन पे कब्जा कर लिया जाए, इसीलिए ये कवायद है। तो भारत ने अपनी पुरानी जमीन को पाने की कोशिश नहीं की, आपने स्वयं ये बात कही। सेना नहीं चाहती इसलिए, या सरकार के स्तर पर समर्थन नहीं मिलता इसलिए? जी नहीं, ये जो चीज है कि देखिए लड़ाई शुरू करनी है नहीं करनी है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है जी, है ना। फौज अपनी मर्जी से तो हमला कर नहीं सकती है जी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे कहेगी कि हाँ भाई हमारे डिसीजन ये है कि आप इनको हटाओ यहाँ से, जी, तो फौज उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं वहाँ पे जीओसी रहा हूँ लद्दाख में जी, और अभी तो फोर्स लेवल बढ़ भी गए हैं कि अगर लड़ाई शुरू हुई तो हम धकेल देंगे, चाइनीज को बाहर निकाल देंगे हम, जी। इसमें कोई शक नहीं है। अब हम नहीं डरते हैं चाइना से, फौज जो है वो चाइनीज से अभी नहीं डरती है। अरे एक सवाल और करता हूं तबलिया साहब आपसे, फिर जाके मैं वत्स साहब के पास में आऊंगा। चाइना नए सिरे से एलएसी बनाना चाहता है इसलिए उसने ये हिम्मत की है, ये गुस्ताखी की है, या भारत ने सीमावर्ती इलाके में जिस प्रकार का निर्माण कार्य किया है अपनी सेना की सुविधा के लिए, सड़कें बनाने की कोशिश की है, इसने चीन को उत्तेजित किया और इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहा है? क्या समझ पा रहे हैं आप बतौर सैन्य अधिकारी? हमने प्रोवोक किया, हमने गुस्सा दिया इसलिए वो यहां तक पहुंच गए, या उनकी रणनीति थी और हमने इस कारण से रोक रखा है? क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है जी, कि हम अपने देश की सीमा में क्या कर रहे हैं इससे चाइना का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जी, चाहे हम सड़क बनाए, चाहे एयरफील्ड बनाए, चाहे जो मर्जी करें, है ना। जी, चाइनीज बनाते रहते हैं, हम उनको तो कुछ नहीं बोलते हैं। जी, तो ये चाइना की रणनीति है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। जी, कि देखिए जो हमारे चारों तरफ जो छोटे देश हैं, हर एक को कर्जे में डुबा के और उनकी जमीन पे कब्जा कर लो, जी, और हमारी जमीन पे कब्जा कर लो, क्योंकि वो इलाका जैसे अक्साई चीन है उसमें से उनका वेस्टर्न हाईवे गुजरता है, जी, इसीलिए उन्होंने अक्साई चीन पे कब्जा किया। जी, उसके अलावा वहाँ जो मिनरल्स हैं अवेलेबल, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया जी, और यूरेनियम हो गया, ये अवेलेबल हैं, जी, इसलिए उन्होंने उस इलाके में घुसे वो। जी। लेकिन क्या है कि जब तक हम उनको रोकेंगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ते जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात थपलियाल साहब ने कही है कि जब तक हम रोकेंगे नहीं वो आगे बढ़ते जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो थपलियाल साहब ने निकाली है वो ये है कि जिस अक्साई चीन के जाने पर हमारे नेतृत्व ने कहा था क्या फर्क पड़ता है, वहां घास का तिनका भी नहीं होता, घास का तिनका नहीं होता उसमें तो कोई बात नहीं, पर उस जमीन के अंदर कितना कुछ छुपा हुआ था जो इस देश के काम आ सकता था, वो बात भी थपलियाल साहब ने हमें बताई। लेकिन मैं वत्स साहब के पास आता हूं। वत्स साहब, दो बातें निकल कर आई हैं इस पूरी चर्चा के अंतर्गत। एक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो बोला है बतौर सैन्य अधिकारी, थपलियाल साहब का मानना है कि यह सरकार की सहमति के बगैर संभव ही नहीं है। आपसे जानना यह है कि हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से तो बुलवाने के लिए तैयार हैं, पर देश की सरकार ना रक्षा मंत्री चीन का नाम लेने को तैयार है, ना ही प्रधानमंत्री लेने के लिए तैयार है। राजनीतिक स्तर पर इस चुप्पी की क्या वजह है, ये आपसे समझना है, एक सवाल। और दूसरा जो आपसे समझने वाली बात है सेना के संदर्भ में, कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी पुरानी जमीन को पाने की कोई कोशिश कभी की ही नहीं, किसी सरकार ने नहीं की। आप पुरानी सरकारों पर लेकर तमाम प्रहार करते हैं, 6 साल से हैं, जिनपिंग साहब को इतनी बार झूला झूला लिए हैं, एक बार भी नहीं बोले कि हमारी कब्जा हुई जमीन को वापस तो करो। दोनों मुद्दों पर आपकी टिप्पणी। जी वत्स साहब, मतलब शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया है आपने। लेट मी अनम्यूट फर्स्ट। जी, मैं ये कहूंगा कि एक बात तो मैं जनरल थपलियाल बोल रहे थे कि किसी भी सरकार ने नहीं बोला जी, कि चाइना हमारी जमीन खाली करो। जी, नहीं, अमित शाह जी ने जब 370 डिस्कस हो रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में बोला है जी, कि हम अक्साई चिन्ह भी लेंगे। जी, तो बोलते हम रहे हैं। जब जी, दोनों हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग भी होती है तब भी उसका निकल के आता है सारांश जी, कि हम बातचीत से सीमा का मुद्दा भी सुलझाएंगे। जी, एक तो है ये बात कि वो तो हर एक लेवल पर जब भी गोष्ठी होती है वो निकल के आता है जी, और उसकी पूरी रूपरेखा दी जाती जी, है। सेकंड थिंग, जहां तक सुलझाने का मुद्दा है, जी, चाइना ने ऑफर किया है जी, 1-2 दफा जी, कि भाई
आप अरुणाचल रख लो, हमें तवांग दे दो और अक्साई चीन हमारे लिए मान लो, क्योंकि अब तो वहां से उन्होंने सी पैक भी बना लिया है जी। रही बात बाकी जमीन छुड़ाने की और जनरल रावत की टिप्पणी, ये बिल्कुल जनरल थपलियाल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे बयान सरकार की सहमति से होते हैं जी। तो उसमें मैं कहूंगा कि सीडीएस का एक लेवल है जी। मैं कहूंगा जिनपिंग ने भी कभी नहीं बोला कि हम इंडिया का ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं उनसे लोअर लेवल वहां की जो सेंट्रल आर्मी कमीशन है जी। उसका हेड तो जी जिनपिंग ही है जी। मगर उस लेवल पे भी सिर्फ ग्लोबल टाइम्स लेवल पे जी। चाइना का नजरिया पेश किया जा रहा है, मगर ऐसे मुल्क से हम कंपेयर नहीं कर सकते जो उनके सैनिक शहीद हुए जी। उनका ही ब्यौरा अपनी प्रजा को देने के लिए तैयार नहीं है। जी। रही बात इस बात की कि हम उनसे बिजनेस करते रहे, सरदार पटेल की मूर्ति भी बनवाते रहे, जी। मैं ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड वार 2 में ऑपरेशन बारबेरोसा जो है वो 22 जून 1941 को शुरू हुआ था जी। और 20 जून तक स्टालिन हिटलर को मेटल्स भेज रहा था हथियार बनाने के लिए। जी। तो ऐसा चाहे व्यापार कहो चाहे ये इंटरनेशनल कूटनीति कहो, जी। ऐसा होता रहता है। अभी भी व्यापार हो रहा है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स का जिक्र आया, यस वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर रॉ मटेरियल एज फार एज फार्मास्यूटिकल्स आर कंसर्न, जी। मगर साथ में कारी जरब भी लगाई जा रही है, यानी कि उनके 59 जो हैं वो एप्स बैन हो गए, फिर उनकी कंपनियों के भी कैंसल हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स। जी। उधर से यूनाइटेड स्टेट्स भी, एक जनरल साहब बता रहे थे, बड़ा ठीक बताया कि भाई जहां तक हमारी सीमा का सवाल है हम उन पे भारी पड़ते हैं, और जो आपने बताया कि उनके इतने जहाज हैं, इतने टैंक हैं, इतनी नेवी है, जी। वो नेवी उनकी, उन्होंने अमेरिका को भी काउंटर करना है, उनके दुश्मन उनके दरवाजे पे खड़े हैं, ताइवान खड़ा है, जी। वियतनाम खड़ा है, जापान खड़ा है, जी। तो सारा बैलेंस बैठाने के बाद आज के दिन चाइना इज डिसएडवांटेज, और उसके जो अलाइज हैं, पाकिस्तान है, जी। टर्की है, जी। वो भी अंडर कंपल्शन है, कि जैसे पाकिस्तान को किक लगी सऊदी अरेबिया से, यानी ये एक छोटी बात नहीं है, हमारी कूटनीति या राजनीति की बहुत बड़ी बात है जी। कि सऊदी अरेबिया से और उसके ग्रुप से तुर्की को और पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है वो मिल भी नहीं सका सऊदीया के क्राउन प्रिंस से। तो अब जो चाइना ग्रुप है दैट इज डिसएडवांटेज्ड एंड वी इन ए लार्जर ग्रुप, दो वी आर नॉन अलाइंड बट वी आर एडवांटेज्ड। ऐसे हालात में मैं कहूंगा जो 6 साल में हुआ है वो बहुत ठीक हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप, प्रायोरिटीज होती हैं, वी डोंट से कि हम सीधे कोई भी लड़ाई ले लो, और चाहे इकोनॉमिक लड़ाई ले लो, चाहे पॉलिटिकल ले लो, कूटनीतिक कुछ भी लो, वो प्रायोरिटीज वाइज और स्टेप बाय स्टेप होती है। वो मैं कहता हूं हमारी सरकार मोदी जी की नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। जहां तक हमारा प्रिपेयर्डनेस का सवाल है, एक बात मैं कहूंगा कि लोकल जो साउथ एशिया में हालात हैं और साथ में चाइना बॉर्डर, उसमें हमारी कुछ हालत ऐसी है जैसे अरब मुल्कों के बीच में इजराइल की, तो उसमें हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, वी आर ऑन दी जॉब, जिसमें हमारा आत्मनिर्भरता भी है और हमारे इंपोर्ट ऑफ आर्म्स भी है, अब तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ऐसे हालात में जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सैन्य तैयारियां चल रही हैं, जो प्रिपेयर्डनेस चल रही हैं, और जो डिफेंस चीफ ने बोला है वो बिल्कुल वाजिब है। जहां तक नो फर्स्ट यूज का सवाल है न्यूक्लियर आर्म्स में, मैंने कहा कि लिमिटेड होता है ये, शेरू थपलियाल जी कह रहे थे, अप टू एन एक्सटेंट, मगर एक स्टेज पे जब कोई भी मुल्क हारना शुरू होता है तो उसका फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है और उसमें फिर सारा संसार वो खतरे में आ जाता है। ऐसी हालत में वो लड़ाई बढ़ने नहीं दी जाती, मगर शुरू हो जाएगा तो शायद वो नो फर्स्ट यूज भी फर्स्ट ना रहे, यूज ना रहे, बल्कि फर्स्ट यूज ही हो जाए। तो इस सारे ओवरऑल
सिनेरियो में मैं कहता हूं कि जहां तक मूर्ति बनवाने का सवाल है जी वो भी हमसे बहुत कुछ लेते हैं। जी हालांकि ट्रेड बैलेंस जो था वो उनकी फेवर में था, मगर अभी भी जो व्यापार हुआ है, स्टील उन्होंने लिया है, आयरन ओर लिया है, मेडिसिन ली हैं, रॉ मटेरियल तो दिया है, जी। मगर फिनिश्ड मेडिसिन जो ली मतलब मैं है, एक सवाल करता हूं, पूरी बातचीत से थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन आपसे ये सवाल करना बड़ा जरूरी हो जाता है मेरे लिए। आप लोग जो भी करते हैं उसको जायज ठहरा देते हैं, उसे कूटनीतिक हवाले से कह देते हैं। आपने तो स्टालिन और हिटलर के संबंधों तक बात को ले गए, और अभी भी बता रहे हैं व्यापार के संदर्भ में चीजें चलती रहती हैं, ये मामले भी चलते रहते हैं। एक हमारे देश के अभिनेता है आमिर खान, वो चीन की 2 कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उसके संदर्भ में आज आपका जो मुखपत्र है 5 जन ने, उसने पूरी की पूरी कवर स्टोरी कर दी आमिर खान के खिलाफ। देशद्रोही बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है आमिर खान को। जानना चाहता हूं कि अगर आप करते हैं तो वो सही हो जाता है, और दूसरा अगर करता है तो वो गलत हो जाता है। इस संदर्भ में भी थोड़ी रोशनी डालेंगे देश के लिए आप? बस साहब, मैं ये कहता हूं कि आमिर खान वाला वाक़ा तो मैंने सुना नहीं, न देखा, मगर आमिर खान जो तुर्की की फर्स्ट लेडी से जाके मिला था वो मैंने देखा था। उसमें मेरा जवाब यही है कि हमारा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, और विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फ्रीडम ऑफ एक्शन भी है। आई मेंशन टू यू विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और जिनसे आप बात कर रहे हैं, हमारा मुकाबला कर रहे हैं, वो एक तो कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है जो उनके मिड टाइम करेक्शन थी, यानी रूस की तरह वो टूटे नहीं बल्कि अपना आप को फाइनेंशियली करेक्ट कर गए। दूसरा तो पाकिस्तान से कहते हैं, वो मैं कहता हूं वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, एंड सो इज टर्की। तो हमारे देश में लिबर्टी ऑफ स्पीच और एक्शन है, और उसकी भर्त्सना करने की भी हमारी राइट बनता है। जैसे ये अपने सुरजेवाला को कोट कर रहे थे, वो सुरजेवाला उन बातों को नजरअंदाज करके प्रेजेंट सिनेरियो में बोल देते हैं। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का पहलू है कि आप अपने गिना दो जो प्लस पॉइंट्स हैं और पास्ट को भूल जाओ। जबकि हम कहते हैं भाई हम तो नेहरू जी के एक्शंस का खमियाजा भुगत रहे हैं, और जहां तक व्यापार का सवाल है उसकी भी जिम्मेदारी मोदी जी पे नहीं जाती, उसकी जिम्मेदारी राजीव गांधी जो 1988 में चाइना गए, आइस ब्रेकिंग जो हुआ, और उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट यहाँ आए, और सिक्किम को वो आए तो वाजपेयी के टाइम में सिक्किम को हिंदुस्तान का हिस्सा माना चाइना ने। तो मैं कहता हूं कि ये डिप्लोमेसी चलती रहती है, और ये एक प्रजातंत्र में ये अलाउड है। डेमोक्रेसी चलती रहती है, इस नतीजे पर है। लेकिन जितना कुछ भी खराब है वो सब कांग्रेस के जिम्मे है। ओजला साहब, जो कुछ भी चाइना के संदर्भ में बर्बादी हुई है, चाइना के संदर्भ में अगर आज भी कुछ खराब हो रहा है, बस साहब नतीजे पर पहुंचे हुए सब आपका ही किया धरा है। नेहरू जी से शुरू हुआ, राजीव गांधी तक जो मटिया मैट कर सकते हैं आपने कर दिया। स्वीकारते हैं इस बात को। और मोदी सरकार 6 साल में जो कुछ किया उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात ये, दोनों बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? जी औजला साहब। हिमांशु जी, बात यह है कि आज की जो बात हो रही है, ये जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से बात को पलटते हैं, ये समझ रहे हैं कि इनकी बात करने से, टीवी पे बोलने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहरू जी को आप दोष दे दो, राजीव जी को दोष दे दो, शायद ये बरी हो जाएंगे। इनको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से आपने प्रचार किया है मीडिया में कि मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर चाइना के साथ बहुत अच्छा संबंध है, मोदी जी का अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, हाउडी मोदी हो रहा है, नमस्ते ट्रंप हो रहा है, लेकिन उनको एक दवा की जरूरत पड़ी है, हाइड्रोक्लोरोक्विन की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, जिसे क्विनीन कहते हैं। तो वो सीधा इनको कहते हैं कि जाओ तो दवाई दे दो, नहीं तो आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये इनकी दोस्ती उनके साथ है। चाइना के साथ ये आते जाते हैं। सबसे ज्यादा लंबी करीब 13,000 किलोमीटर जो सरहद है हमारी, वो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ है। इन्होंने तो ये बता दिया कि उनके बड़े दुश्मन है, तो अपने कितने दुश्मन है कभी सोचा है?
नेपाल जो अपना मित्र देश था उसको आपने दुश्मन बना लिया। जी बांग्लादेश आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जी पाकिस्तान के आप साथ क्या संबंध है? आप क्या सोचते हो कि चाइना के साथ आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, युद्ध का समय आता है तो ये आपको स्पेयर करेंगे सब लोग? जी ये सब लोगों को पता है। बात ये बताइए कि चाइना ने आपकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, अपनी हिंदुस्तान की जमीन पे। जी प्रधानमंत्री आपके बयान देते हैं कि 1 इंच जमीन चाइना के कब्जे में नहीं है, और रक्षा मंत्री जाकर बयान देते हैं कि वो चाइना हमारे कब्जे में जमीन, इंडिया की जमीन जहां 20 सैनिक शहीद हुए हैं, वो उन्होंने, चाइना बढ़ गया है हमारी जमीन के लिए। अब यदि वो आया ही नहीं था चाइना तो मीटिंग किस लिए आप कर रहे हैं? जी ये भी कांग्रेस कह रही है। आप हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट है एआईसीसी, उससे पूछ के जा रहे हैं आप। जी ये भी हमने बोला कि आप कब्जा करवा दो। जी कुल मिला के आपकी सरकार से अपेक्षा क्या है औजला साहब? देश आप चला रहे हो, जवाबदेह आप हो, तो यदि बाढ़ की जंग ना ही हुई तो फिर क्या कहते हैं आप इस पे? जी अपेक्षा ये है, देखो ये बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं उनके साथ आर्थिक समझौते हैं। यदि ये उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे तो इनको उनकी जवाबदेही भी देनी है। जी इन्होंने बेच रखा है सारी प्राइवेट कंपनियां, जो सरकार के जो पीएसयू थे वो सब इन्होंने बेच दिए हैं, कुछ बेचने लगे हुए हैं। जी उनमें चाइनीज कंपनियां भी हिस्सेदारी हैं। जी लेकिन ये देश को जवाहरलाल नेहरू जी से जोड़ देते हैं, राजीव जी से जोड़ देते हैं। इनको ये बताइए कि जब हाउडी मोदी हुआ था और ट्रंप नमस्ते हुआ था तो ट्रंप ने आपको क्यों गुस्सा किया? चाइना के साथ आप चाय पे चर्चा कर रहे हो, चाइना के साथ आप आरती कर रहे हो उससे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो जमीन पे कब्जा तो वो आपकी कर रहे हैं। साहब, अब अपन कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मेरा आपसे सवाल है, इस मसले को लेकर बतौर कांग्रेस प्रतिनिधि क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में आप अपनी कोई बात रखना चाहेंगे? मेरी माशू जी, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात होनी चाहिए जी। बिल्कुल मैं रखना चाहता हूं जी। बात होती है डिफेंस की जी। जवाब कौन देता है उसके? गृह मंत्री, इधर भी प्रधानमंत्री। बात होती फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन मिनिस्टर तो फॉरेन जाता नहीं बेचारा, उन्हें जवाब कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री। जी। जब तक ये लोग डेमोक्रेसी अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे, अपनी पार्टी के जिनको जिम्मेदारी दी है उनको आगे नहीं करेंगे, एक आदमी कितना चला सकता है आगे देश को? जी। राम मंदिर बना है, अडवाणी जी पीछे चले गए, प्रधानमंत्री जी अकेले राम मंदिर बना रहे हैं। इनका यह तरीका है कि चाहे वो सरहद का मसला, चाहे वो विदेश नीति का मसला, चाहे वो डिफेंस का मसला, चाहे एग्रीकल्चर का हो, बस एक ही आदमी जवाब देगा और कोई नहीं। चाइना ने आपके 20 जवान शहीद कर दिए, आपकी जुबान से एक बार भी चाइना का नाम नहीं निकला। जी, एक बार भी जुबान से नाम नहीं निकला, ये कहना औजला साहब का। मैं कुलकर्णी साहब के पास में आ रहा हूं। कुलकर्णी साहब, कुल मिलाकर अब हम नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम के अंतर्गत। बातचीत के दौर चल रहे हैं लेकिन बातचीत से कुछ निकल नहीं रहा। डोकलाम के संदर्भ में समाधान निकला लेकिन इस मसले पर जमावट और बढ़ रही है। बतौर सैन्य विशेषज्ञ आपसे जानना चाहता हूं, इसका समाधान बातचीत के स्तर पर आप देख पा रहे हैं, या हमें या तो जमीन छोड़नी पड़ेगी या लड़ाई लड़नी पड़ेगी? हिमांशु जी, सबसे पहला जो है, हम लोग चाहते हैं स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। अगर उस स्थिति पर हम आ जाते हैं तो सब कुछ हल हो सकता है। अगर उस स्थिति पे किसी कारण बातचीत से मसला हल नहीं होता है तो फिर हम लोगों को उस स्थिति पे आना पड़ेगा, यानी कि स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी उस स्थिति में आना निहायत जरूरी है। जी नहीं, जरूरी तो है। आएंगे कैसे? इस संदर्भ में बातचीत से कोई रास्ता निकलता आपको दिख रहा है? क्योंकि बैठते तो 15-15 घंटे हैं पर कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। इतने दौर की बातचीत हो चुकी है पर जानकारी तो केवल इतनी निकलती है कि जमावट सैनिकों की और बढ़ती जा रही है। ये देखिए, अब हम लोगों ने तैयारी रखनी है। दोनों जो देश हैं, जिस तरीके से जमावड़ा हो रहा है, दोनों देशों का बराबर का जमावड़ा उधर है, इसमें भी कोई शक नहीं। दोनों बराबर की टक्कर में खड़े हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अब ये है कि we have to be careful, we have to be cautious, we have to be prepared। हम लोग
किसी भी हालत में अपने आप को कॉम्प्लेसेंट नहीं कर सकते। ये एक कहूंगा, मकसद ये नहीं है कि हम लड़ने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए जाएंगे और मार करके खाट करके, वो हिसाब नहीं है। दोनों एक सभ्य देश हैं, बातचीत से मसला हल होने की कोशिश। अगर मसला बातचीत से हल नहीं होता है तो युद्ध जो है एक लास्ट ऑप्शन है, जिसके लिए और कोई हमारे पास चारा है ही नहीं। और चीन ने शुरू किया है तो हमको जवाब देना पड़ेगा, और हमें स्टेटस क्वो एंटे 2020 में तो आना ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। अच्छा, मैं एक सवाल और कर लेता हूं कुलकर्णी साहब आपसे। सेना से आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो किसी मर्यादा में आप बंधे नहीं है। सच को सच, गलत को गलत कहने की स्वतंत्रता आपको मिल चुकी है। औजला साहब ने एक सवाल उठाया, 20 जवान सेना के मारे गए, देश के प्रमुख के द्वारा चीन को लेकर एक शब्द नहीं बोला गया। बतौर पूर्व सैन्य अधिकारी ये चुप्पी आपको कितनी खलती है या कितनी सुहाती है? नहीं हिमांशु जी, ये जो मैं कई बार कई महीनों से ये सुनता रहा हूं कि चीन के अब जब हम LAC के बारे में बात करते हैं या LOC के बारे में बात करते हैं, किस देश के बारे में बात करते हैं, ये नॉर्मल है। अब जब गलवान के ऊपर उन्होंने जब घटना घटी, उन्होंने शहीदों को नमन किया, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे। LAC से लेकर के LOC तक हम जो भी जिस तरीके से जिस तरीके से काम हो, हम उसका बदला उसी तरीके। ये किस कौन से देश आ रहे हैं इस संदर्भ में? LAC के साथ अगर हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ हमारी LAC है, या कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ हमारी LOC है? मानना है कि वो यस, आप जो कहते हैं कि एक तरीके से मुझे लगता है उस लेवल पे जब प्रधानमंत्री हैं या उस चीन ने भी चीन के शी जिनपिंग ने कुछ कहा है इस तरह कि हम हिंदुस्तान को तोड़ करके, वो भी नहीं कहते हैं। दोनों चीजों में अंतर है। मैं माफी चाहूंगा कुलकर्णी साहब बीच में रोकने के लिए। भारत की सीमा के अंदर या भारत को उसके इलाके में पेट्रोलिंग करने से रोका है, चीन ने रोका है। आप अगर इस बात को नहीं मानते हैं कि भारत की भूमि पर कोई कब्जा हुआ है, पर इस बात को तो स्वयं इस कार्यक्रम में आप स्वीकार रहे हैं कि जिस इलाके तक पेट्रोलिंग हमारी सेनाएं कर लेती थी नहीं कर पा रही हैं, इससे रोका किसने? चीन ने। वो कुछ नहीं बोल रहा, इसके मायने नहीं, रोका हिंदुस्तान गया है। और उसके संदर्भ में आप ये कह रहे हैं कि किसके संदर्भ में बात की जा रही है? सब समझ रहे हैं। सबका समझना और खुलकर बोलना दोनों में अंतर होता है। बतौर सैन्य अधिकारी आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि इस चुप्पी के नाम न लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है जो आपकी समझ में आ रही है पर आम जनता नहीं समझ पा रही है, उस पर रोशनी डाल दें। मैं हिमांशु जी ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। ये जो आज की स्थिति है एम्बिगुअस है, ये एम्बिगुअस है। दिस इज नॉट अ फाइनल थिंग। जब तक फाइनल नहीं होता है, हम किसी को दुश्मन नहीं कह रहे हैं, या हम कह रहे होंगे हम फौज जो है उसके लिए वो एडवर्सरी है। जैसे भी एक तरीके से सर्टन जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इस लेवल पे जब बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच में, एटलीस्ट देयर इज सम होप। अब उस होप को आप बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं तो आप किसी को भी कुछ कह सकते हैं कि मतलब कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप उस शब्दों का आप होप नहीं खोना चाहते हैं इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए धबलियाल साहब के पास आ रहा हूं और कुलकर्णी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। सर, कुलकर्णी सर कह रहे हैं कि होप हम खोना नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में जो बयान आता है वो हम बोल देते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बोल देते हैं, जो कहना है वो कर देते हैं। वो हमारी सीमा पे इतना कुछ नहीं कर पा रहा। हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ है वो चीन है, पर उसके संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। डरते हैं इसलिए नहीं कह पा रहे, हमें लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए नहीं कह पा रहे, या हम अभी भी मानते हैं कि बातचीत से सुलझा लेंगे इसलिए नहीं कह पा रहे। क्या महसूस कर रहे थे धबलियाल साहब इस खामोशी के पीछे? क्योंकि आप पाकिस्तान को लेकर तो जब चाहते हैं तब वो बोल देते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान को हम एक माइनर इरिटेशन ट्रीट करते हैं, ये छोटा मोटा है, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन चाइना को सीरियसली आपको लेना पड़ेगा जी। और मेरा अपना विचार ये है कि इस बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला है जी। चाइनीज ने का एम क्लियर है जी। उनकी 1959 क्लेम लाइन जो है उसको नया LAC बना दो जी। अगर आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप चुप बैठ जाइए, उसको करने दीजिए जो भी कर रहा है जी। लेकिन हर देश का एक जो है ना स्वाभिमान होता है, एक उसका इंग्लिश में आत्मगौरव होता है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ये जी। कब तक आप ऐसे दबते रहेंगे जी। उसका ये जो आपके पड़ोसी ये भी देख रहे हैं अभी
है ना, पाकिस्तान भी देख रहा है, नेपाल भी देख रहा है, बांग्लादेश और ये नीचे श्रीलंका। यार ये तो डर रहे चाइनीज से, तो हम क्यों इनसे डरेंगे? इसीलिए वो जो है हमारे साथ कभी नेपाल नक्शा चेंज कर देता है और श्रीलंका वाला कुछ बोल देता है, बांग्लादेश हमसे बात करने को तैयार नहीं है। So at the end of the day, the self-respect of a nation is the most important thing. और उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़े तो आप जरूर कीजिए। बड़े महत्वपूर्ण बात तबलियाल साहब ने कही है कि विषय अब आत्मगौरव का है, महज 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की जमीन बचाने का विषय नहीं है। इस देश को अपना आत्मगौरव साबित करने की नौबत आन पड़ी है। कोई समाधान की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि चीन का उद्देश्य स्पष्ट है। कुलकर्णी साहब का मानना यह है कि युद्ध आखिरी विकल्प है, जब तक हो तब तक कोशिश बातचीत से होनी चाहिए। जनरल वस्त साहब अभिभूत हैं अपनी सरकार के उठाए गए कदमों को लेकर। उनका मानना है जो कुछ भी बेहतर है वो करने की कोशिश मोदी सरकार करती आ रही है। जो कुछ भी खराब हो रहा है तो उसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने काम ऐसे किए हैं कि हमें संभालने में दिक्कत आती है। औजला साहब का कहना यह है कि देश के हितों को ताक पर रखा जा रहा है व्यावसायिक हितों की खातिर, इसलिए इस मसले का वैसा समाधान नहीं हो रहा। लेकिन जनता के स्तर पर आवाज थपलियाल साहब ने दी है। थपलियाल साहब का मानना है कि देश की सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मगौरव, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान के संदर्भ में आप ये मानते हुए बोल देते हैं कि वो तो छोटा मोटा देश है, लेकिन चीन के संदर्भ में बोलने में आपको विचार करना पड़ रहा है। अपनी ताकत को पहचानिए, ताकत को बढ़ाइए, लेकिन किसी भी कीमत पर इस देश के आत्मगौरव को जिंदा रखिए। यह अपेक्षा इस देश की जनती है। देखें देश के हुक्मरान हमारी इस भावना को कब तक अमल में ला पाते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक गंभीर मसले पर सार्थक चर्चा करने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर वर्षों पहले साहिर लुधियानवी ने लिखा था। उन्होंने ये कहा कि जंग तो खुद ही एक मसला है, कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। साहिर लुधियानवी ने जब ये सोच लिखा था तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भारत और चीन कभी ऐसे मोड़ पर आ जाएंगे जिसमें जंग जो है वो समाधान के तौर पर देखी जाएगी। उम्मीद है कि साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ सार्थक हो और जंग से दोनों देश बचें, क्योंकि जंग होने पर दो देश भर नहीं लड़ते हैं, पूरी इंसानियत लड़ती है। उम्मीद है कि हम इस मसले को कुछ सार्थक स्वरूप में हल होता हुआ देख पाएंगे, बशर्ते एक ईमानदार कोशिश दोनों देश के हुक्मरान करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।